हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक जबरदस्त किस्म का वन शॉट कॉमिक लेकर आया हूं जो कि हमारी उसी सीरीज का सीक्वल है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर करी थी, इटर्नल्स की सीरीज को, जो कि इटर्नल्स का वॉल्यूम 5 था और उसका भी हम एक स्टोरी आर्क शेयर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि सारे के सारे इटर्नल्स वापसी लौट कर आ चुके हैं और पूरी की पूरी उनकी मशीन यानी अर्थ के साथ एक मसला हो चुका था, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि थेनोस शामिल होता है जो कि वो भी एक इटर्नल है और दोबारा से रिबॉर्न होकर यहीं पे अर्थ पर आ चुका है। और अब वो सारी की सारी परेशानियां एक तरफ चली रही हैं सारे के सारे इटर्नल्स के लिए, जहां पे वो जो है डिविएंट्स के साथ जाके मिल चुके थे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले मैं इटर्नल्स के बारे में बहुत कुछ अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूं। सबसे पहले आप मेरी इटर्नल एक्सप्लेन वाली वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैं शुरू से आखिर तक हर एक चीज इटर्नल्स के बारे में बताई है। उसके बाद इटर्नल्स का वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 देखने के बाद इटर्नल्स का वॉल्यूम 5 देखिएगा जो कि अभी रिसेंटली आया है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो ही आपको ज्यादा समझ में आ पाएगी। तो मैं सारी की सारी चीजें ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, तो उनका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है ये इटर्नल्स और थेनोस के हवाले से होने वाली है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बहुत जल्द इटर्नल्स मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जो कि तकरीबन 1 महीने बाद ही हमारे पास आ ही जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी को इसी वजह से रिलीज किया गया है कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मूवी के साथ जरूर दिखाने वाले हैं वो लोग। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो फौरन से इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी का जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली प्रेजेंट से नहीं होता बल्कि पास्ट के अंदर 2 लाख साल पहले होता है। और ये वो टाइम है बेसिकली जब अर्थ के ऊपर इटर्नल्स जो है वो आराम से खुलेआम घुमा करते थे। और ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब लास्ट बैटल ऑफ प्रीसीडिंग हो रही थी, जिसको द टाइटन सिकिज्म कहा जाता है। अब बेसिकली जिन्होंने इटर्नल्स एक्सप्लेन वाली मेरी वीडियो देखी वो जानते हैं कि इटर्नल्स के बीच 2 बड़ी जंगें हुई थी, जिसमें से एक क्रोनोस और उरोनोस नाम के इटर्नल्स के बीच हुई थी, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी जंग हुई थी वो ज़ूरस और अलार्स के बीच में हुई थी, जो कि क्रोनोस के बेटे थे। और हमें पता है कि ज़ूरस जो कि आजकल अर्थ के ऊपर रहता है और सारे के सारे इटर्नल्स को लीड करता है, वो दरअसल इस बैटल का एक हिस्सा था। और जो अलार्स है जो कि दूसरा भाई इनके खिलाफ खड़ा हुआ था लड़ने के लिए, वो वही भाई है जो कि बाद में जाके सैटर्न के मून टाइटन पे जाता है और वहां पे थेनोस को जन्म देता है। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि थेनोस का जन्म जो हुआ था टाइटन के ऊपर, उस सब के पीछे क्या कहानी थी, क्या लॉजिक थी उसके पीछे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस पैनल के अंदर जो कि स्प्लैश पेज दिखाई गया है, एक बहुत ही एपिक किस्म का जो है हमें स्प्लैश पेज दिखाई गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम के साथ साथ हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिक्स दिखाई गया है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डायनासोर्स को जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांस किया गया है और इटर्नल्स उनको अपनी जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिरामिड को इस्तेमाल करके यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की शील्डिंग वगैरह बनाई गई है, जिससे हमें मॉडर्न और हिस्टोरिक दोनों फीलिंग्स एक साथ आ पा रही है। तो हमें दिखाया जा रहा है कि ये बैटल जो है इटर्नल्स के बीच जो चली थी वो कितनी ज्यादा मैसिव थी। अब इसी के बाद जैसा कि हमने पिछले कॉमिक्स में भी देखा कि हमें इसमें हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया गया है। तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी एक टाइमलाइन दी गई है इटर्नल्स की कि अब तक उनके कौन कौन से इवेंट्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस सब की शुरुआत हुई थी तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यानी कि 10 लाख साल पहले, जब पहली बार अर्थ के ऊपर सेलेस्टियल्स आए थे और फर्स्ट होस्ट के अंदर उन्होंने बेसिकली इटर्नल्स को क्रिएट किया था। फिर ये कहानी हमारी शिफ्ट होती है 6 लाख साल पहले, जब यूरोनाइड हेरेसी हुई थी। के बाद एक्सेशन ऑफ क्रोनोस हुआ था, और एक्सेशन ऑफ क्रोनोस वाली वो ही जंग है जिसके अंदर हमने देखा था कि क्रोनोस और ओरोनोस का मुकाबला होता है, जिसमें क्रोनोस जो है वो मारा जाता है और वो एक कॉस्मिक एंटिटी बन जाता है, जिसको कॉस्मिक एंटिटी ऑफ टाइम भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है बेसिकली 2 लाख साल पहले टाइटन सिकिज्म हुआ था, और ये वो कहानी जिसके बारे में आज हमें इस कॉमिक में डिटेल में बताया जाने वाला है। तो दरअसल यहाँ पे जो है इस पूरी की पूरी जंग की जो वजह बताई जा रही है जिसके पीछे ये जंग हुई थी, वो दरअसल इस बात के ऊपर हुई थी कि 2 बेटे मौजूद थे क्रोनोस के, एक ज़ूरस था और एक अलार्स। अब अलार्स इस बात के ऊपर यहाँ पे बहस कर रहा था कि उनको जो है रिप्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि जिस तरह से ह्यूमन रिप्रोड्यूस करके अपने चिल्ड्रन बनाते हैं उसी तरह उनको भी करना चाहिए। लेकिन इस कॉमिक के अंदर इस बात को हमारे पास आज स्टैब्लिश किया गया है इटर्नल्स की मिथ्स के अंदर कि इटर्नल्स को जो सेलेस्टियल्स ने बनाया था वो उनको इसलिए बनाया था ताकि वो किसी से ब्रीड ना कर सके, और उनको खासकर इस चीज की जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो किसी ह्यूमन या किसी दूसरे इटर्नल के साथ आपस में ब्रीड ना करे, वरना वो जो कोई भी चीज पैदा होगी वो इटर्नल नहीं कहलाएगी। हाँ, उनके पास अलग अलग पावर जरूर मौजूद होंगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हो सकता है कि वो इटर्नल्स की तरह इमोर्टल भी हों, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा भी हो सकें, लेकिन वो इटर्नल नहीं कहलाएंगे और ना ही ये कम्युनिटी उनको इटर्नल कभी मानेगी। तो इसी बात के ऊपर बहस हुई थी कि अलार्स बोल रहा था कि हमें सेलेस्टियल्स के आगे ये बात को रखनी चाहिए कि हमें भी उस तरह से जीने का हक होना चाहिए जिस तरह दूसरे लोगों को है, यानी हम भी रिप्रोड्यूस करें और अपने इटर्नल्स की रेस को आगे बढ़ाएं।
आज हमें ये बताया जा रहा है कि सेलेस्टियल्स ने दरअसल इनको ये चीज करने से मना किया था, और ये बताया जा रहा है कि सेलेस्टियल ने जो 100 इटर्नल्स बनाए थे बस पूरे टोटल वही इटर्नल्स हैं। इसके अलावा कोई भी जो इटर्नल है वो पैदा नहीं हुआ है, ना ही उसका कोई बाप है, ना ही उसकी कोई माँ है। हाँ, हम जो ये सारे के सारे रिलेशन देखते हैं ज़ूरस और थीना के बीच, फादर और डॉटर वाला, वो सिर्फ इन लोगों ने जो है अपने आप को आसान करने के लिए और जिंदगी बिताने के लिए सब बनाया है, वरना ये सारे के सारे लोग एक साथ ही पैदा हुए हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे जो कि काफी ज्यादा हमें बूढ़े नजर आते हैं, कुछ हमें जवान नजर आते हैं और कुछ बिल्कुल बच्चे नजर आते हैं स्प्राइट की तरह। तो ये सब सेलेस्टियल्स ने इसीलिए करा था ताकि इनके बीच एक डिफरेंस क्रिएट रह सके और इनके बीच जो ये लोग खुद से ही रिलेशन बना सके। तो इसी के बाद हमारे पास जो अगला इवेंट था वो टाइटम सिकिज्म का था, यानी कि 2 लाख साल पहले वाला, जिसको हम आज शेयर करेंगे। और ये फाइनल होस्ट हमें बताया जा रहा है जो कि 1 साल पहले हुआ था। अब ये वो इवेंट है जब सारे के सारे इविल सेलेस्टियल्स अर्थ के ऊपर आते हैं और जबरदस्त किस्म का मुकाबला होता है एवेंजर्स के साथ। और हमारे पास थेनोसियन टेरर जो है वो जो अभी चल रहा है, यानी कि जो थेनोस अब इटर्नल्स के बीच घूम रहा है और वो पूरे के पूरे इटर्नल्स उसको हंट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे टाइमलाइन हमें दी गई है, इसमें से आज हमारी जो डिस्कशन होने वाली है वो टाइटन सिकिज्म के ऊपर होने वाली है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली अलार्स के पास, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अलार्स जो है थीना और फेस्टोस और इकारिस वो भी इसी की टीम के अंदर मौजूद होते हैं। और कहता है कि इकारिस, आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई? यहाँ पे बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मुझे मशीन ने बताया। तो वहीं से इकारिस बताता है कि ज़ूरियंस ने जो है हमारे आइसोलेशन को आखिरकार ढूंढ ही लिया है और वो बहुत जल्द हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको इसको ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए अलार्स, हमें इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं तकरीबन 7 बार मर चुका हूँ उससे पहले कि मैंने मैनेज करा एस्केप करने के लिए। हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसते ही जा रहे हैं। तो वहीं से अलार्स जो है मशीन को ऑर्डर देता है, यानी कि अर्थ को, कि अब जो भी कोई मरने के बाद दोबारा पैदा होगा उनको रैंडम लोकेशंस के अंदर भेज देना, एक जगह पे मत रखना। इसके जरिए वो बेसिकली ज़ूरस की जो फोर्सेस है उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। तो वहीं से इकारिस पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे चल रहे हैं, क्या हम अपने जैसे और इटर्नल्स बना सकते हैं? क्या और कोई ऐसे यंग फेसेस है जिनको हम इस बैटल के अंदर ज्वाइन करवा सकें? क्या कोई प्रोग्रेस बनी है? तो वहीं से अलास बोलता है कि नहीं, अभी कोई खास प्रोग्रेस तो बनी नहीं है, और वैसे भी हमारे सर पे जब आसमान फट रहा हो तो इस तरह के कामों में कंसंट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं से थीना बोलती है, इकारिस आखिरकार ये तुम्हारे पीछे क्या चीज है? और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक इकारिस के पीछे यहाँ पे छुपके से जो है स्प्राइट इसके साथ यहाँ पे पहुंच गया होता है, जो कि दरअसल ज़ूरस की तरफ से आया है। और वही सब देखते हैं कि फेस्टोस वगैरह उसके ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे स्प्राइट अगले पल बोलता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मैं एक मैसेंजर हूँ और मैसेंजर को गोली नहीं मारते। और मैं आपको बताया चलूं कि इस वक्त कॉमिक्स के अंदर जो स्प्राइट है वो दरअसल एक लड़का हुआ करता था, और ये सिर्फ अभी रिसेंट कॉमिक्स के अंदर ही जो हमने पिछला इशू देखा है उसी के अंदर स्प्राइट के कैरेक्टर को चेंज करके लड़की बना दिया गया था, वरना वो हमेशा से लड़का ही था। ये सब जो है बेसिकली मार्वल की जो मूवी आ रही है इटर्नल्स उसके ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिस तरह से उस मूवी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि स्प्राइट एक लड़की है। तो वहीं से स्प्राइट बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने कोई चांस रखते हो खड़े होने का? तो स्प्राइट बोलता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस रीजन है। मैं एक इटर्नल चाइल्ड हूँ, मैं जो हूँ चेंज नहीं होता हूँ, मैं तुम लोगों को चेंज होते हुए देखता हूँ लेकिन खुद कभी बदल नहीं सकता हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। तो इकारिस बोलता है कि ये तुम सारी की सारी बातें बिल्कुल इमेच्योर कर रहे हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्प्राइट काफी ज्यादा गुस्से में उधर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इमेच्योर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन स्पेस गॉड्स ने मुझे इसी तरह से बनाया था और मुझे यहाँ पे इसी तरीके से छोड़ चुके हैं। तो वहीं से अलार्स बोलता है कि तुम हमारे डिफेंसेस के अंदर आ गए और अपने आप को बिल्कुल वनरेबल छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सिर्फ यही कहने के लिए आए थे, तो बताओ कि वो मैसेज क्या है? तो वहीं से स्प्राइट बोलता है कि आपकी माँ आपसे बात करना चाहती हैं, उनके पास आप दोनों के लिए प्रपोजल है जिसके जरिए जंग को रोका जा सकता है। और इसी तरह हम बेसिकली शिफ्ट होते हैं यहाँ पे डायना के पास, जो कि एक बड़ी इटर्नल है और वो इनकी एक तरह से माँ है। और वहीं से हमें अर्थ बताती है इस मीटिंग को जो है इसलिए टेक प्लेस किया गया था ताकि वाइफ ऑफ क्रोनोस यानी कि ज़ूरस और अलार्स की माँ इनको समझा सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डायना होती है वो बेसिकली अपने दोनों बच्चों को बुलाती है, ज़ूरस और अलार्स दोनों को ही, और उन दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनना चाह रही होती है कि बेसिकली वो लोग यहाँ पे ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर सिर्फ 100 ही इटर्नल्स हैं, और अगर वो लोग आपस में एक दूसरे को इस तरह मारते रहेंगे तो नुकसान किसी का नहीं होने वाला बल्कि सिर्फ उनका ही होने वाला है। तो एज अ मदर फिगर वो उनकी जो है यहाँ पे बात सुन रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो दोनों के दोनों भाई आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं से डायना बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग किस तरह बातें शुरू करते हो, उसके बाद इन बातों को जो एक वॉर के अंदर बदल देते हो, वही पुराने आर्गुमेंट फिर दोबारा निकल कर आ जाएंगे, और मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे वही आर्गुमेंट दोबारा से सुनने की, जिसका नतीजा मैं जानती हूँ कि क्या होता है। उस तरह हमें यहाँ पे एक पूरा का पूरा पेज दिया गया है जिसके ऊपर पूरे के पूरे वो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि ज़ूरस और अलार्स के बीच में हुए हैं। अब मैं इन सबको तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, वरना ये वीडियो तकरीबन 20 से 25 मिनट की बनने वाली है, तो मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे अलार्स जो है वो इस बात के ऊपर बहस कर रहा है कि हमें भी जो है रिप्रोड्यूस करना चाहिए, और जिस तरह दूसरे ह्यूमंस करते हैं, दूसरे डिवेंट्स करते हैं, हमें भी ये हक होना चाहिए। लेकिन वहीं से ज़ूरस कहता है कि नहीं, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पेस गॉड्स ने जिस तरीके से बनाया है हम उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं, और हमें कुदरत के नियम में छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारे फादर क्रोनोस जो है वो ऑलरेडी इस तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में एक जबरदस्त किस्म का ब्लास्ट हुआ और हमारी पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो गई और वो भी एक तरह की कॉस्मिक एंटिटी के अंदर बदल गए और उनको आखिर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हमने जब जब सेलेस्टियल्स के मामले में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, हमें नुकसान ही हुआ है। और अगर तुम ये छेड़छाड़ करने के बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हें रोकने के लिए हर एक काम करूंगा। तो बेसिकली ये इनका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट था दोनों के बीच। तो वहीं से डायना बोलती कि अलार्स, देखो मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन शायद तुम मेरी इस बात को तो सुन लो। देखो मैंने इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा विचार करा और सोचा है, और इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों का फ्यूचर क्या होने वाला है। तुम इस जंग को हार जाओगे और इसके जरिए पूरी की पूरी ग्रेट मशीन यानी कि अर्थ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे पास इतने ज्यादा लोग नहीं जिसके जरिए तुम ज़ूरस का मुकाबला कर सको, और अगर तुम मुकाबला करने में लगे रहोगे तो तुम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे इन सारी की सारी वॉर्स के बीच में। और रही बात ज़ूरस तुम्हारी, तो मैं जानती हूँ कि तुम जीत जाओगे अगर तुम्हें वक्त दिया जाए। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इटर्नल्स मौजूद है जो कि तुम्हारा साथ दे रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। तुम कहते हो कि तुम हमारी इस मशीन को बचाना चाहते हो, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम अगर अपने ही जैसों के खिलाफ जंग करोगे तो उसके जरिए तुम्हारी मशीन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सजेशन है वो ये है कि हमें इस वाली लड़ाई को भी अपनी पिछली लड़ाई की तरह खत्म कर देना चाहिए। हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ इटर्नल्स हैं, मैं उनकी सारी की सारी मेमोरीज को वाइप कर दूंगी और मैं आपस में भुलवा दूंगी कि हम लोग कभी दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के। इन एक्सचेंज तुम अलार्ट जो हो अपनी सारी की सारी लाइफ टाइम हमारे इस अर्थ को छोड़ के चले जाओगे और तुम्हें जो करना है फिर अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो वहीं से ज़ूरस बोलता है कि देखिए मदर, मैं यहाँ पे बहस ये नहीं कर रहा हूँ कि वो अर्थ के ऊपर ये सब कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि मेरी बहस इस चीज के ऊपर है कि अगर इटर्नल्स रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसके जरिए क्या चीज पैदा होगी इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक आइडिया है। तो वहीं से अलार्स बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम मेरे दुश्मन नहीं और मेरी परवाह करते हो, लेकिन अगर मुझे पूरा मुकम्मल वक्त दिया गया तो मैं अपने उस गोल को अचीव कर ही लूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब हम एक ही जगह खड़े हुए हैं। तो डायना बोलती कि फाइनली ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के दिमाग मिलना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह मैं अर्थ बताती है कि इस तरह डायना के उस फैसले के जरिए वो पूरी की पूरी वॉर खत्म हो गई और हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे इटर्नल्स मरते हैं और वो दोबारा से अपने चैम्बर्स के अंदर रीबॉर्न हो रहे होते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन सारे के सारे इटर्नल्स के पास कोई मेमोरी मौजूद नहीं है उस सारी की सारी जंग की। मतलब उनको बुलवा दिया गया डायना के जरिए कि कभी वो जंग का हिस्सा हुआ करते थे, और अब उनको ये बात भी याद नहीं है कि वो ज़ूरस के साइड थे या अलार्स की साइड पे थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ूरस और अलार्स सबको देख रहे होते हैं और ज़ूरस बोलता है कि लगता है कि काम बन चुका है, अब ये पूरी की पूरी जंग खत्म हो चुकी है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें चले जाना चाहिए। तो बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम एक कॉलोनी बनाओगे या अदर स्पीसीज के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे या क्लोन्स वगैरह बनाने की सोच रहे हो। तो वहीं से अलार्स बोलता है कि ओह, मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इटर्नल्स को क्रिएट वैसे ही करूँ जिस तरह से हर कोई करता है, मतलब उन पुराने मेथड्स के जरिए ही। मैं कोई क्लोन वगैरह बना के कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बायोलॉजिकल रूट लेना चाहता हूँ जिस तरह हर एक ह्यूमन लेते हैं। तो वहीं से ज़ूरस बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम एक इटर्नल लवर को ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हें ज्वाइन कर सके, जो तुम्हारी तरह खो चुकी हो। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में कौन है, क्या वो ओरा है या ऑक्स है। तो वहीं से अलार्स बोलता है कि नहीं, मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एक यूरेनाइट के बारे में सोच रहा हूँ जो कि अभी भी जिंदा है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से जो है अलार्स एक पोर्टल खोल के वो टाइटन के ऊपर आ जाता है। अब आपको मेरी इटर्नल एक्सप्लेन वाली वीडियो याद है, तो उसमें हमने देखा था कि जब क्रोनोस और ओरोनोस के बीच में जंग होती है तो ओरोनोस जो है वो प्लेनेट यूरेनस पे चले जाता है और वहाँ जाके कॉलोनी शुरू करता है जहाँ पे वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जो है टाइटन प्लेनेट के ऊपर आते हैं। अब बेसिकली अलार्स जो है वो टाइटन प्लेनेट के ऊपर उन यूरेनाइट से मिलने के लिए आ रहा था ताकि उनके साथ मिलकर एक कॉलोनी शुरू कर सके, क्योंकि वो लोग भी जो है वो अर्थ के इटर्नल्स ही हैं। तो वहीं से ज़ूरस बोलता है कि चलो अच्छी बात है, ये सुन के तो लग रहा है कि कम से कम तुम थोड़े समझदार तो हो, लगता है कि तुम्हारे इस काम के अंदर वो तुम्हारा साथ देगी, लेकिन इसको जरा एक संभल के ही करना। तो वहीं से अलार्स बोलता है कि हाँ, हम देख समझ के करेंगे और मुझे नहीं लगता कि उस पूरी की पूरी जंग के अंदर उसकी कोई गलती थी, मुझे लगता है कि उसने बस एक गलत डिसीजन लिया था। तो वहीं से डायना हम देखते हैं यहाँ मौजूद होती है और कहती है कि तुम्हारे इस पूरे के पूरे काम के लिए मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहूंगी और मैं विश करती हूँ कि जिस खुशी को तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें जरूर मिले। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सच में कोई माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी माँ बनना ज्यादा ही पसंद करती हूँ। तो वहीं से अलार्स कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी माँ हैं और इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात के ऊपर सिर्फ बहस कर रहा हूँ कि हम आखिरकार रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते हैं। जब दूसरी सारी बीइंग्स कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो वहीं से डायना बोलती है कि मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि जो तुम चाह रहे हो तुम उसके अंदर सक्सेसफुल रहो, और मैं इस बात की भी उम्मीद करती हूँ कहीं अपने तुम इस जुनून के अंदर कुछ पागल ही ना हो जाना। लेकिन जब तुम ये सब कर रहे हो तो अपने फादर को जरूर याद रखना कि वो जो है इसी जुनून के खातिर अपने आप को कुर्बान उन्होंने कर दिया था और अब वो इटर्नल्स का हिस्सा नहीं रहे हैं, अब वो गोस्ट इन हेवन बन चुके हैं। एम्बिशन जो है वो कभी कभार तुम्हें बीच में से चीर देते हैं अगर तुम उनको अपने ऊपर हावी होने देते हो, याद रखना अपने फादर को। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अलार्स इस सारी की सारी बातों को डायना की बहुत ही ज्यादा समझदारी से सुनता है। डायना जो एक तरह की सेटल गॉड है और अलार्स ने उसकी एक भी बात को मिस नहीं करा, और वैसे भी एक कॉस्मिक डिटी ऑफ टाइम को जो है अपने साथ रखना वो एक अच्छा काम हो सकता है जब तुम स्पेस के अंदर अकेले घूम रहे हो।
अब इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अलार्ड जो है वहां से एक शिप लेता है इटर्नल्स का और वो सीधा देखते हैं हम टाइटन प्लेनेट के ऊपर चले जाता है। अब हम देखते हैं कि जब वो टाइटन के ऊपर आता है तो वो यहाँ पे सुई-सान को ढूंढ रहा होता है जो कि उन इटर्नल्स का एक हिस्सा है, जिसके बारे में उसको पता है कि यहाँ पे सब मर चुके हैं लेकिन वो अभी तक जिंदा मौजूद है। और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टाइटन जो है एक तरह का हमें बर्बाद शहर नजर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से सुई-सान आती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ और आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अलार्ड्स। तो वहीं से वो कहता है कि अब मैं अलार्ड्स नहीं हूँ, अब मेरा नाम मेंटर हो चुका है, अब मैं एक तरह की नई शुरुआत कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे नए नाम की भी जरूरत है। और मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ कर सकूँ इस नई शुरुआत के अंदर, लेकिन तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही हो। तो वहीं से सुई-सान बोलती है तुम यहाँ पे मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग हार चुके हैं। मैंने जो है उन यूरेनस वालों के साथ साइड दी थी और अर्थ को छोड़ दिया था और हम लोग बहुत मुश्किल तरीके से यहाँ पे आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम हारे गए। तो अलार्ड बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इवेंचुअली तुम सारे के सारे मारे गए थे और जो जो लोग मारे गए थे वो वापसी अर्थ के ऊपर जिंदा हुए थे हमारे उस चैम्बर के अंदर, लेकिन अब वो सारे के सारे लोग जो है उनको गुलाम बना लिया गया है। अब वो ओशिनियस का जो है हुक्म मानते हैं, लेकिन ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि उनको अभी तक एक्सक्लूडेड नहीं किया गया है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये है इटर्नल्स की जबान में कि उनको अभी भी इटर्नल्स माना जाता है, उनको कैद नहीं कर दिया गया या इटर्नल्स की कम्युनिटी से बाहर नहीं किया गया। तो वहीं से अलार्ड्स बोलता है कि लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये सब बातें करने के लिए मैं तुमसे नहीं आया हूँ। मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुमने यूरेनाइट्स का साथ जरूर दिया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उनकी तरह जो हर किसी को मारना नहीं चाहती हो, तो आखिरकार तुमने उनको ज्वाइन क्यों करा था। तो सुई-सान बताती कि मैंने वो सिर्फ अपने लव के लिए करा था, क्योंकि मेरा लव जो था वो यूरेनाइट्स के साइड पे था और मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती थी और मेरा लव भी इस सबके बीच मारा गया और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी एशेस पड़ी हुई है। तो वहीं से अलार्ड्स बोलता है हाँ ये बात तो ठीक है कि हम सब प्यार में कोई ना कोई गलती तो कर ही देते हैं, लेकिन प्यार कभी कभार अच्छे तरीके से भी खत्म किया जा सकता है। तो वहीं से सुई-सान हंसती है इसकी इस बात पर कहती है तो ये तुम्हारी पिकअप लाइन है, इसके जरिए तुम मुझे सीड्यूस करोगे। तो अलार्ड्स बोलता है कि हाँ परहैप्स वो तो मैं इवेंचुअली तुम्हें कर ही लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक प्राउड इटर्नल की जरूरत थी जो कि तुम हो। मतलब तुम इन खंडरों के अंदर भी अकेले रह रही हो और ये सब कुछ चलाने की कोशिश कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम एक ऐसी इटर्नल हो जिसको एक फ्यूचर की जरूरत है और तुम्हारे साथ साथ इस पूरे के पूरे टाइटन को भी एक जरूरत है। तो सुई-सान वहाँ पे देखती है और बताती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये जगह एक तरह का डिजास्टर बन चुकी है। तो वहीं से अलार्ड्स उस जगह को देखता और कहता है कि तुम सही कह रही हो कि ये जगह बर्बाद तो हो चुकी है, लेकिन इसकी फाउंडेशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि हम इसको अभी दोबारा बना सकते हैं। और इसी तरह हमें बताया जाता है कि बेसिकली वहाँ पे अलार्ड्स जो है वो सुई-सान के साथ मिलके इस पूरे के पूरे टाइटन बहन को ठीक करने लगता है और वहाँ पे जो है अलार्ड्स अलग अलग एलियंस को, अलग अलग क्लोन्स को और अलग अलग लोगों को यहाँ पे रहने का मौका देता है, जिसके जरिए वो लोग यहाँ पे कॉलोनी बना सकें और वो लोग एक दूसरे के साथ एक वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें। और इस तरह हम देखते हैं कि अलार्ड्स अभी भी अपने उस पूरी की पूरी चीज के ऊपर काम कर ही रहा होता है और इवेंचुअली सुई-सान और उसके बीच प्यार हो ही जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो चीज अलार्ड्स चाहता था वो उसको नहीं मिल पा रही थी, यानी कि वो एक बच्चा करना चाहता था, वो रिप्रोड्यूस करके एक बच्चा पैदा करना चाहता था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अलार्ड्स यहाँ पे अपने फादर क्रोनोस को बुलाता है गुस्से में और कहता है कि फादर बस बहुत हो चुका है, मैं इतनी कोशिशें कर चुका हूँ लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है, मेरी मदद कीजिए। आपके पास पावर ऑफ फिर्मामेंट है, आप चाहे तो ये सारी की सारी चीजों को बाईपास कर सकते हैं, आप इस गैप को जो है अपनी शक्तियों के जरिए ब्रिज कर सकते हैं। तो वहीं से क्रोनोस बोलता है कि बेटे ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। तो वहीं से अलार्ड्स बोलता है कि आपने तकरीबन अपने पैशन को, अपने डिजायर को हासिल करने के लिए पूरी की पूरी दुनिया को ही बर्बाद कर दिया था और मेरी जो चाहत है वो तो आपसे बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहता हूँ और आप आखिरकार इस सब में मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो वहीं से क्रोनोस बोलता है कि वेरी वेल मेरे बेटे, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ग्रैंडसन जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक बहुत ही बड़ी गलती होने वाली है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ रिंग्स प्रोवाइड करूंगा जिसके जरिए तुम ये हासिल कर सको। और इसी तरह हमें अर्थ बताती है कि वो रिंग्स ही बेसिकली वो मिसिंग लिंक था जो कि मेंटर और सुई-सान के बीच एक जबरदस्त चीज को पॉसिबल कर सकता था जो कि इम्पॉसिबल थी। क्रोनोस ने उनको कहा कि एक पूरी की पूरी सेरेमनी की जाए और उसी के जरिए ये सब पॉसिबल हो पाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है क्रोनोस उनकी शादी की सेरेमनी करवा रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अलार्ड्स और सुई-सान दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उस वेडिंग के अंदर हम देखते हैं कि क्रोनोस मौजूद होता है और वो उनको बेसिकली यहाँ पे क्वांटम बैंड्स देता है। अब क्वांटम बैंड्स बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है जो कि कॉस्मिक एंटिटी इयॉन ने उसको बनाया होता है और क्वांटम बैंड जो है वो बेसिकली कॉस्मिक सुपर हीरो क्वेज़ार जो है वो इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो जबरदस्त किस्म के कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता है। अब हम देख सकते हैं कि कॉस्मिक एंटिटी इयॉन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है जो कि हमें इस तरह की पेड़ की तरह नजर आ रही है और ये कॉस्मिक एंटिटी से इसने उधार लिए होंगे क्रोनोस ने जो कि अपने बेटों को दे रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये कॉस्मिक बैंड्स को पहनने के बाद ही ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोग एक चीज को अननेचुरल तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए क्रोनोस ने उनको कॉस्मिक बैंड्स भी दिए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली क्रोनोस अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी कर देता है, उनकी शादी करवा के उनको वो बैंड्स देके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उनकी जब शादी हो जाती है तो उनके बीच काफी ज्यादा रोमांस होता है और रोमांस के बाद गपा गप भी होता है और गपा गप होने के बाद वो सब होता है जो कि
हमें दिखाया नहीं जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसको थैनोस कहना चाहूंगा, क्योंकि थैनोस का मतलब होता है डेथ के ऊपर जीत। तो सुइसान बोलती है कि तुमने सही कहा, ये नाम बहुत ही प्यारा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इसी तरह से बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इनके 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक इरोस था और दूसरा बच्चा थैनोस था। लेकिन सुइसान ने जब थैनोस को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और थैनोस भी अपनी माँ से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। और बेसिकली यहाँ से हमारे पास वो सारे के सारे इवेंट्स आ जाते हैं जो कि थैनोस राइजिंग नाम का एक स्टोरी आर्क था, जिसके अंदर हमने थैनोस का बचपन देखा था कि बचपन से किस तरह का वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर था जिसने अपनी माँ को ही मार दिया था। और हमें बताया जा रहा होता है अर्थ के जरिए कि जब थैनोस ने सुइसान को मारा तो वो वापसी अर्थ के ऊपर रिबॉर्न हुई इटर्नल्स के बीच, और वो जैसे ही होश के अंदर आई उसने चिल्ला चिल्ला के सबको बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये है जो कि इस कॉमिक में हमें नहीं समझाई गई है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि थैनोस इस वजह से इतना खतरनाक पैदा हुआ क्योंकि इटर्नल्स ने आपस में शादी करने की और बच्चा करने की कोशिश करी, जो कि सेलेस्टियल्स ने इनको मना किया हुआ था। लेकिन अगर थैनोस इतना ज्यादा खतरनाक है तो इरोस इतना ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं है, जो कि इनका पहला बेटा था। उसके तो नाक लक्ष्य बिल्कुल प्यारे से थे, मतलब एक ह्यूमन की तरह थे, और उसके अंदर कोई इस तरह का खतरनाक किस्म का जुनून भी नहीं था। तो आखिरकार थैनोस के साथ ये सारी की सारी परेशानियां क्यों आई, तो इस चीज को यहाँ पे आंसर नहीं किया गया है। बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि थैनोस इस तरह का इसी वजह से है क्योंकि इटर्नल्स ने एक बच्चा पैदा करा था जो कि इस पूरे के पूरे नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ था। सेलेस्टियल्स ने उनको इस करने से खास मना किया था। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे अलार्स को पता चलता है कि इस तरह से उसके बेटे ने सब कुछ कर दिया है और उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि उसने जो मांगा था वो बिल्कुल मांगने के काबिल नहीं था। उसको नहीं पता था कि थैनोस को पैदा करने के बाद वो इतनी बड़ी गलती करेगा कि अपनी जिंदगी के प्यार को वो गवा बैठेगा। और इसी तरह वो गुस्से में रोता हुआ अपने बाप क्रोनोस के पास आता है और उनके मुंह पे वो रिंग्स वापसी मारता है। लेकिन अब उस गलती को वापसी करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने लैब के अंदर जरूर बैठा हुआ हर चीज को देखने की कोशिश कर रहा होता था कि किस तरह से वो सब चीजों को वापस कर सके। लेकिन एक दिन जब थैनोस को पता चला कि उसका बाप उसको ही मारना चाहता है तो थैनोस वहां पे वापसी पहुंच गया और उसने अलार्स के साथ भी ठीक वैसा ही करा जैसा उसने अपनी माँ सुइसान के साथ करा। तो इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक्सक्लूशन के अंदर अर्थ पे। तो एक्सक्लूशन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इटर्नल्स अपने चैम्बर्स के अंदर रीबॉर्न होते हैं। और हम देखते हैं कि अलार्स जैसे ही होश में आता है तो वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, जब मैं मरा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे ज़ीरस मौजूद होंगे लेकिन वो तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अलार्स का वेलकम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि इकारिस और थीना मौजूद होते हैं। तो थीना बोलती है कि आपने जो गलती करी उसको देखने के बाद ज़ीरस आपसे पर्सनली मिलना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें बहुत पहले ही बता चुके थे कि जो अलार्स करने की कोशिश कर रहा है वो एक फेलियर से ज़्यादा कुछ और नहीं है, और लगता है कि अब वो बात क्लियर हो चुकी है। तो इकारिस बोलता है कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया है, लेकिन इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को खत्म करने के लिए क्या तुम अपने मुंह से बता सकते हो कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा था। तो वहीं से अलार्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता है कि इटर्नल्स को कभी भी ब्रीड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कि उनको कभी भी बच्चे नहीं करना चाहिए। और वहीं से इकारिस उसको अपना फैसला सुनाता है, यानी कि इटर्नल्स का फैसला कि अब से तुम जो वो एक्सक्लूडेड कर दिए गए हो, मतलब अब से तुम जो हमारे बीच नहीं रहोगे, तुम एक इटर्नल नहीं रहोगे और तुम्हें हम कैद कर रहे हैं। तो वहीं से अलार्स बोलता है क्या ये करना जरूरी है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरी याददाश्त मिटा सकते हो, मुझे ये करने से भुलवा सकते हो कि मैंने ये करा और मुझे छोड़ सकते हो, या फिर मैं अब ये सारी की सारी गलतियां अपनी जानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी गलती है तो मैं ये दोबारा क्यों करूँगा खुद से ही। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि देखो तो हम इस बात को जानते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यूनीमाइंड का यही फैसला है कि तुम्हें कैद कर दिया जाए, क्योंकि अलार्स तुम्हारी नेचर के अंदर ये चीज मौजूद है, चाहे तुम्हें इसके बारे में पता हो भी कि ये बहुत बड़ी गलती है या फिर हम तुम्हारी याददाश्त भी क्यों ना मिटा दें, लेकिन इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है कि तुम ये दोबारा ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे और एक और थैनोस पैदा नहीं कर दोगे। तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि वो तुम्हें फोर्स करेगा दोबारा से ब्रीड करने के ऊपर। इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग अलार्स को एक सेल के अंदर फेंक देते हैं और अलार्स कहते हैं कि नहीं, मैं दोबारा ये सब नहीं करूंगा, सुइसान के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आखिरकार वो कहाँ है सुइसान। तो वहीं से इकारिस बताता है कि उसको भी एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, वही सेम रीजंस के लिए जिसकी वजह से हमने तुम्हें एक्सक्लूडेड करा है, और वो तुम्हारे बराबर वाले सेल के अंदर मौजूद है। तो वहीं से अलार्स रो रहा होता है और कहता है कि क्या मैं उसको एक आखिरी बार देख सकता हूँ। तो वहीं से इकारिस बताता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया था और उसने मुझसे कहा था कि जब अलार्स कभी तुम्हें मिले तो उसको ये कह देना कि हमें शायद कभी जिंदगी में मिलना ही नहीं चाहिए था, या फिर उससे भी बढ़ के हमें शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि ये सब जो है बेसिकली थैनोस की वजह से हो रहा है कि थैनोस जब पैदा हो गया तो एक दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर उसने ऐसे ऐसे कांड करे हैं, मतलब आप सब जानते हैं कि बचपन में पैदा होते अपने माँ बाप को मार देना, फिर अपने पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर तहलका मचा देना, आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन खत्म कर देना, और इस तरह के अलग अलग कांड आप सब जानते ही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसी तरह हम देखते हैं कि सेल के अंदर हम जब मौजूद होते हैं तो यहाँ पे अलार्स को एक लेटर मिलता है जो कि उसके भाई ज़ूरस की तरफ से लिखा होता है, और ज़ूरस लेटर में लिखता है कि मेरे भाई, इस सेल को जो है खास तुम्हारे लिए मैंने प्रिपेयर करवाया है। इस सेल की दीवारें जो है वो एक इन्फिनाइट रेजोल्यूशन स्क्रीन से बनी हुई हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पिक्सल्स मौजूद हैं, और ये स्क्रीन मैंने इसलिए बनवाई है कि जैसे ही थैनोस इस यूनिवर्स के अंदर एक शख्स को मारेगा तो इसमें एक पिक्सल जो है वो लाइट अप हो जाएगा,
और जिस तरह थेनोस यूनिवर्स के अंदर लोगों को मारता रहेगा और उसी तरह ये पूरे के पूरे पिक्सेल्स लाइट अप होते रहेंगे और उसके जरिए तुम्हें अपनी जिंदगी भर पता चलता रहेगा कि तुमने इस दुनिया के अंदर कितना बड़ा कहर मचा दिया है थेनोस को पैदा करके और तुमने कितना बड़ा गुनाह करा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अलार्स को एक सजा तो दी गई है कि उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, उसको कैदी बना दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सजा जो उसके भाई ने उसको दी है वो ये दी है कि उसके सामने एक ऐसी इन्फिनाइट स्क्रीन लगा दी है जिसके अंदर छोटे छोटे पिक्सेल्स लाइट अप होते ही रहेंगे जब जब थेनोस किसी ना किसी को मारता रहेगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि थेनोस तो फिर थेनोस है और देखते देखते हमें बताया जा रहा होता है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर वो पूरे के पूरे पिक्सेल्स जो है वो ब्लैक से बिल्कुल व्हाइट हो चुके होते हैं और वहाँ पे ऐसी गजब की रोशनी आ रही होती है जिसके आगे अलार्स की आंखें चुंधिया जाती हैं और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अलार्स की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है इस पिंजरे के अंदर। ऐसा लग रहा है कि वो अब जिंदा भी है और मुर्दा भी है और उसकी आंखें बिल्कुल इस रोशनी से फट चुकी हैं। और हमें अर्थ बताती है कि इस तरह से वो और सुइसान हमेशा के लिए एक्सक्लूजन के अंदर रहे। वो लोग एक्सक्लूजन के अंदर तब तक रहने वाले हैं जब तक मैं मौजूद हूँ, यानी कि अर्थ एग्जिस्ट करती है। तुम्हें लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा ट्रेजिक एंडिंग है इस कहानी के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से गलती होगी इसको एक ट्रेजिक एंडिंग कहना, क्योंकि अगर तुम किसी चीज को एंडिंग कहते हो तो उसका मतलब है कि वो कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी थेनोस को इस बारे में पता चल जाए कि उसकी माँ अभी भी मेरे अंदर मौजूद है जिसको मैंने कैद करके रखा हुआ है और मुझे बर्बाद करने के बाद ही वो अपनी माँ को मुकम्मल तौर पर मिटा पाएगा, तो शायद थेनोस मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जरूर करेगा। हाइपोथेटिकली दी एंड। सो गाइस, इसी के साथ हमारा इटर्नल्स थेनोस राइजिंग का जो वन शॉट है वो यहाँ पे एंड होता है और आपने देखा कि इसके अंदर हमें कितनी ज्यादा एपिक एक स्टोरी सुनाई गई है। अब स्टोरी का यहाँ पे जो मकसद था दिखाने का वो सारा का सारा ये था, हमें इस बात को एस्टेब्लिश किया गया इस कॉमिक के जरिए कि बेसिकली सेलेस्टियल्स ने दुनिया के अंदर सिर्फ 100 इटर्नल्स बनाए थे और वो 100 इटर्नल्स ही इस दुनिया के अंदर रहने चाहिए। ना वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ना ही किसी के साथ रीब्रीड करके किसी और को पैदा कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे रूल्स के खिलाफ है और इसी रूल को तोड़ने के लिए बेसिकली अलार्स और सुइसान ने एक साथ शादी करके क्वांटम बैंड्स का इस्तेमाल करके बच्चा पैदा करा था जो कि थेनोस और इरोस पैदा हुए थे। अब हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि इरोस आखिरकार वो इविल क्यों नहीं निकला अगर थेनोस को इविल निकलना था इस सब की वजह से, लेकिन हमें बस ये बताया गया है कि थेनोस जो इविल निकला है वो इस वजह से निकला क्योंकि 2 इटर्नल्स ने आपस में शादी करके एक बच्चा पैदा करा था जो कि नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ था और सेलेस्टियल्स ने इनके खास कर इसके लिए मना करा था। तो देखा जाए तो इस पूरी की पूरी जंग के अंदर जो कि टाइटन वाली जंग हुई थी उसके अंदर ज़ूरस बिल्कुल ठीक था और वो अपने भाई को रोक के बिल्कुल सही कर रहा था, लेकिन अलार्स को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। मतलब थेनोस तो पैदा हो चुका है और उसने पैदा होने के बाद कितनी ज्यादा जानें ले ली हैं ये हम ऑलरेडी अब देख ही चुके हैं। और इस तरह हम देख रहे हैं कि अब हमें बताया जा रहा है कि अलार्स और सुइसान आज भी जो है एक्सक्लूजन के अंदर मौजूद हैं, यानी कि अर्थ के अंदर उस कैद खाने के अंदर। और अगर थेनोस को इस बारे में पता चल जाए कि उसकी माँ अभी भी मरी नहीं है और जिंदा है और थेनोस उसको अभी भी मार सकता है उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करके, तो क्या थेनोस अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा? तो बेसिकली हमें जो पूरी पूरी नरेशन दी जा रही है ये खुद अर्थ के जरिए दी जा रही है, तो वो अपने आप के बारे में ही बात कर रही है कि अगर थेनोस को पता चल जाए तो वो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। और अब हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि इटर्नल्स का जो पिछला स्टोरी आर्क था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से थेनोस जो है वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, अब वो अर्थ के ऊपर आ चुका है। तो शायद इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और इटर्नल्स की जो हमारी अगली स्टोरी होने वाली है उसके अंदर हम शायद यही देखेंगे कि थेनोस को अपने माँ बाप के बारे में पता चल गया है, या तो वो उनको मारने की कोशिश करेगा या उनको आज़ाद करवाएगा और आगे जाके स्टोरी एक अलग ही ट्विस्ट ले सकती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इस पूरी की पूरी स्टोरी को यहाँ पे अभी रिलीज़ करने का वो ये है कि अब इटर्नल्स की मूवी रिलीज़ की जाने वाली है और शायद उसके अंदर भी इसी लॉजिक को इस्तेमाल किया जाने वाला है कि बेसिकली थेनोस जो इस तरह से पैदा हुआ था वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि अलार्स और सुइसान ने आपस में शादी करी थी और उसमें हमें इटर्नल्स की मूवी में शायद थेनोस का ओरिजिन भी कुछ इसी तरीके से सुनाया जाने वाला हो। तो आई होप कि इस स्टोरी को एक अच्छी जगह से इस्तेमाल किया जा सके क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मजेदार थी। बस यहाँ पे जो एक वीक पॉइंट था वो ये था कि हमें इरोस के बारे में नहीं बताया गया जो थेनोस का दूसरा भाई है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मौजूद थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को मैंने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया होगा और हर एक डिटेल आपको समझ में आई गई होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी इटर्नल्स की तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी वीडियोज़ देखिए, वो भी एक से बढ़कर एक वीडियोज़ मौजूद हैं। सो गाइस, इस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वन शॉट कॉमिक कैसा लगा और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तभी मैं आपके साथ जाके इस वीडियो को शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा जहाँ पे मैं अपने चैनल के हवाले से और सुपर हीरो वर्ल्ड की न्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।